हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ग्रुप के बारे में। जो कि टैली ग्रुप एक ही टाइप के लेजरों का एक संग्रह होता है। टैली में 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं। सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर नेचर होता है। इसमें 15 ग्रुप और 13 सब ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है। जैसे एक हमारे पास जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर में बहुत सारे सप्लायर से हमको सामान खरीदना होता है। जैसे कि रवि है, मुकेश है, सोहन है और बहुत सारे सप्लायर हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं। जिनका नाम हमको याद रखना क्या होता है, संभव नहीं होता है। सबका नाम हम याद रख नहीं सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबके लिए एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिक क्रेडिटर। यानी जिससे भी हम सामान खरीदे हैं उन सभी को एक ग्रुप में रख दो, सेंट्रिक क्रेडिटर के ग्रुप में। जब भी हमको भविष्य में इनका नाम ढूंढना होगा कि हमारे पास वैसे कौन सा सप्लायर है जिससे हम सामान खरीदे हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें क्लिक करना, सेंट्रिक क्रेडिटर में आपको नाम मिल जाएगा, रवि, मुकेश और सोहन का नाम। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 28 ग्रुप होते हैं जिनका अपने एक नेचर होता है, जिसके हिसाब से हम जैसे जैसे हमको ट्रांजेक्शन मिलता जाता है वहाँ वहाँ उसको हम रखते चलते हैं। जैसे बैंक अकाउंट फर्स्ट में दिया हुआ है तो बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो बैंक अकाउंट में रख देंगे। इसी तरीके से एक एक करके ग्रुप को हम समझते चलते हैं। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के ग्रुप में सभी बैंक के खातों को शामिल किया जाता है। यानी बैंक लोन अकाउंट को इसमें छोड़ दिया गया है। ठीक है। इसमें रखा गया है विड्रॉल को, डिपॉजिट को, ट्रांसफर को। अगर आप बैंक से संबंधित काम कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका आप ग्रुप जो है बैंक अकाउंट ले सकते हैं। पर लोन अकाउंट को इसमें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपना एक अलग सा ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है। बैंक ओसीसी अकाउंट, इस ग्रुप में सभी बैंक लोन ओसीसी को शामिल किया जाता है। यदि हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो उस खाते को हम बैंक ओसीसी में रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट में इसको नहीं रखे हैं, इसके लिए अलग से बना है बैंक ओसीसी। ओडी क्या? बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। इस ग्रुप में सभी बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल किया जाता है। यदि हमने किसी बैंक में खाते को ओवरड्राफ्ट किया है तो इस ग्रुप में उसको शामिल करते हैं। जैसे इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा एक बैंक है, उस बैंक से हमको 10,000 रुपए लेना है और हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए रखा हुआ है। ठीक है। और हमको जरूरत कितना है, 10,000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, उस बैंक से हमारा संबंध अच्छा है तो हम माइनस करके अपने अकाउंट को हम 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेंगे, यानी ओवरड्राफ्ट कर लेंगे। और हम उसको बाद में उसको पे करेंगे। ठीक है। यानी हमारे अकाउंट में उतना पैसा है नहीं पर हम उससे ले रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांच डिविजन्स, यदि हमारी कंपनी में बड़े पैमाने पर काम होता है, अर्थात हमारी कंपनी में नई किसी अन्य क्षेत्र में ब्रांच है और हमें उन ब्रांचों में से जो भी पैसा हमें प्राप्त होता है उन ब्रांच डिवीजन से संबंधित खातों में इसको रखा जाता है। जैसे बहुत सारा ब्रांच है तो सभी का अकाउंटिंग हमको एक साथ करना है तो उसका एक ग्रुप बना दो, ब्रांच डिविजन्स। ठीक है। अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इस ग्रुप में कंपनी के मालिक के खातों को यानी उसके लेजर को हम शामिल करते हैं। यदि किसी कंपनी का मालिक राम है तो उसका अकाउंट भी राम ही बनेगा। ठीक है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड, टैली में कैश का लेजर बनाने का जरूरत होता नहीं है क्योंकि पहले से डिफॉल्ट रूप से इसमें सेटअप रहता है, पहले से बना हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं। करंट असेट्स, चालू संपत्तियां, यानी वे सभी प्रकार की संपत्तियां जिसे हम आसानी से कैश में बदल सकते हैं, करंट असेट्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर का सेटअप रखा हुआ है और हमारा जो है उसको खरीदने के बाद 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है, 2 महीना 3 महीना ही चला है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं और कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 साल से कम अगर हमारा कोई प्रोडक्ट चलता है उसको हम सेल कर देते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम करंट असेट्स में रखते हैं। पर फिक्स असेट्स क्या होता है? व्यवसाय में उपस्थित सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों के लेजर बनाते समय फिक्स असेट्स के ग्रुप में रखते हैं। ये स्थायी संपत्ति व्यवसाय के संचालन में सहायता होती है। मान सकते हो इसको कि 1 साल से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका जो है बहुत टाइम तक आपका साथ देता है, आपको इनकम कराता है, उसके बाद आप उसको बाद में 2 साल 3 साल बाद कन्वर्ट करते हो कैश में, तो आपका फिक्स असेट्स कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। करेंट लाइबिलिटीज क्या है? चालू दायित्व, यदि हमने किसी फर्म, कंपनी या व्यक्ति आदि से कोई एडवांस पेमेंट या लोन लिया है तो इस लेजर को हम करेंट लाइबिलिटी के ग्रुप में रखते हैं। करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है 1 साल के अंदर में पे करना। मतलब ऐसा कुछ कर्ज ले रहे हैं हम जिसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने हमको वापस करना होता है। 1 साल से जैसे ही ऊपर होता है वो तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
डिपॉजिट असेट्स, यदि हमने हमारे व्यवसाय में कोई इन्वेस्टमेंट किया है या फिक्स डिपॉजिट किया है और हमें पता है कि इतने साल के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, तब हम ऐसे लेजरों को बनाते समय डिपॉजिट असेट्स के ग्रुप में रखते हैं। जैसे हम क्या कराते हैं, LIC कराते हैं, FD RD कराते हैं, एक लीगल प्रोसेस हुआ रहता है और एक कुछ समय के बाद हमारा ये इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो पूरा हो जाता है और हमारा पैसा वापस हो जाता है। इसका ग्रुप बनता है डिपॉजिट असेट्स। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको मैंने एक वीडियोस जो पहले का वीडियो बना हुआ है टैली प्राइम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। यदि हमारे व्यवसाय में कोई प्रत्यक्ष व्यय होता है, अर्थात ऐसे व्यय जो वस्तुओं के खरीदने समय या वस्तुओं के उत्पादन के समय लगते हैं, उन सभी व्यय को हम जो लेजर बनाते हैं उसका एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये था कि जब हम कहीं दूसरी जगह से हम कुछ सामान मंगाते हैं और मंगाने तक का हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्ट का खर्च कराते हैं, हम मजदूर लगाते हैं कि भाई ये जो सामान है हमारा उसको हमारे ऑफिस तक लेके आओ, तो ये जो बाहर का खर्च होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यदि हमारे व्यवसाय में कोई अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, अर्थात ऐसे व्यय जो वस्तुओं की खरीदने या उत्पादन से संबंधित नहीं होते, तो उन सभी व्यय के लेजर बनाते समय उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखते हैं। यानी जो हमारे बाहर का खर्च होता है वो ना होकर हमारे ऑफिस से संबंधित खर्च होता है, वह होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। यदि व्यवसाय में किसी तरह की प्रत्यक्ष आय होती है, अर्थात ऐसी आय जो माल को सेल करने से संबंधित हो, तो ऐसी आय को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इनकम, डायरेक्ट इनकम मतलब जिसका हम व्यापार कर रहे हैं और उसको हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा उससे जो हमको इनकम होता है वो होता है डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब होता है यदि व्यवसाय में किसी तरह की अप्रत्यक्ष आय होती है, अर्थात ऐसी आय होती है जो माल को सेल करने से संबंधित नहीं होता है, ऐसी आय होते हैं, ऐसा आय होता है जो क्या होता है, जिसका हम व्यापार करते नहीं है पर इससे हमको इनकम होता है। जैसे बैंक से हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, तो इसका तो हम व्यापार करते नहीं है, हमको इंटरेस्ट फिर भी मिलता है, डिस्काउंट मिलता है कभी कभी, ये सबको हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, व्यवसाय में सभी प्रकार के टैक्स से संबंधित खातों के लेजरों को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखते हैं। जैसे इनपुट GST है, CGST, SGST और IGST भी इसमें इंक्लूड होता है, और बहुत सारे टैक्स होते हैं जिसको हमको इसमें ऐड करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट। यदि व्यवसाय में हम कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और हमें पता नहीं होता कि इतने निवेश से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ऐसे निवेश को इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी हमको मालूम नहीं होता कि हमको वाकई में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखते हैं। लोन एंड एडवांस असेट्स, यदि हम व्यवसाय में किसी पार्टी को लोन देते हैं तो ऐसे लेजर को हम लोन एंड एडवांस के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, जैसे कोई फ्रेंड को दे दिए, कोई रिलेटिव को दे दिए, कोई कंपनी को दे दिए, तो ये हमारा लोन एडवांस या असेट्स के ग्रुप में जाता है। लोन लायबिलिटी, यदि हम व्यवसाय में किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट या लोन लेते हैं तो ऐसे लेजर को हम लोन लायबिलिटी के ग्रुप में रखते हैं। यानी हमको कभी कर्ज की जरूरत पड़ गया, कहीं से हमको पैसा का जरूरत पड़ गया, तो हम जहां से भी पैसा लेते हैं उसको हम एक लायबिलिटी मान के चलते हैं। आगे देखते हैं प्रोविजंस, उन सभी खातों के लेजरों को हम प्रोविजंस ग्रुप में देते हैं जिनका भुगतान हमें भविष्य में करना होता है, मतलब पेंडिंग राशि। परचेस अकाउंट, व्यवसाय में माल खरीदी के सभी खातों को हम परचेस अकाउंट के ग्रुप में देते हैं, तथा परचेस रिटर्न के खातों को भी हम इसी ग्रुप में रखते हैं। मतलब हम खरीदेंगे किसी सामान को बेचने के लिए तो भी हम इसमें एंट्री करेंगे, और रिटर्न करने का काम होगा तो भी हम इसी में एंट्री करेंगे, ठीक है। सेल अकाउंट, व्यवसाय में जो गुड्स को हम बेचते हैं उन सभी गुड्स के खातों को हम इस ग्रुप में रखते हैं, और अगर हमारा जो बेचा हुआ सामान हमको वापस मिलता है तो उसका सेल रिटर्न बनता है, तो उसका ग्रुप भी सेल अकाउंट बनता है। सिक्योर्ड लोन क्या है, जिसमें हमको सिक्योरिटी मिल रहा है। यदि व्यवसाय में हमने ऐसा कोई लोन लिया है बैंक को छोड़कर जिसमें कोई सिक्योरिटी रखना होता है, तो उन सभी खातों को हम सिक्योर्ड लोन में रखते हैं, ठीक है, जिसमें हमको सिक्योरिटी मिल रहा होता है, लीगल प्रोसेस किए होते हैं हम, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन क्या है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप कभी पैसा लिए हो किसी से तो आपसे तुरंत हो सकता है 2 महीने का टाइम जरूर दिया है पर तुरंत मांग रहा है पैसा, तो इस सिचुएशन में आप क्या हुए, अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। व्यवसाय में हमने यदि किसी फ्रेंड या रिलेटिव या रिश्तेदार से लोन लिया है तो उन खातों को हम अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रिक क्रेडिटर क्या होते हैं। सेंट्रिक क्रेडिटर,
व्यवसाय में जिन व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी आदि से हम उधार माल खरीदते हैं तथा जिन पार्टियों को हमें पैसा देने होते हैं, उन सभी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी आदि खातों को हम सेंट्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखते हैं। मान के चलो, अगर हम किसी भी से भी हम सामान खरीदते हैं उधार में, तो उसका ग्रुप बन जाता है सेंट्री क्रेडिटर्स। जैसे ही हम सेंट्री क्रेडिटर्स को क्लिक करेंगे, हमारे पास जितने भी सप्लायर होंगे सबका लिस्ट मिल जाएगा। सेंट्री डेप्टर, व्यवसाय में जिन व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या आदि को हम उधार में माल बेचते हैं। अब देखो, यहाँ हमारा बेचने का काम हो रहा है। हम बेचते हैं जिन पार्टियों को हमें पैसा लेने होते हैं, उन सभी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी आदि के खातों को हम सेंट्री डेप्टर के ग्रुप में रखते हैं। इससे हमको पैसा लेना होता है डेप्टर से, और क्रेडिटर को हमको पैसा देना होता है। स्टॉक इन हैंड, व्यवसाय में स्टॉक से संबंधित खातों को स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में रखते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है। सस्पेंस अकाउंट क्या है? यदि व्यवसाय में किसी पार्टी का पेमेंट या रिसिप्ट का पता नहीं होता है ना, तो ऐसे खातों को हम सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं, जैसे पार्टी। आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आप लोगों की सुविधा के लिए एक लिस्ट या चार्ट हम बना के तैयार करके रखे हुए हैं। इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रुप और सब ग्रुप कौन कौन सा होता है, इसको भी उसमें बताया गया है। किस तरीके से हम उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट क्रेडिट कब होता है, ये भी उस चार्ट में बताया गया है। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।